हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि है उत्तराखंड के प्रमुख वैद्य। और उत्तराखंड के प्रमुख वैद्य के अंतर्गत भी दोस्तों हम कुमाऊं में स्थित प्रमुख वैद्य व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, जो कि आपकी उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास अजय रावत जी की किताब में टॉपिक दिया गया है। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी बन सकते हैं। और मैं वन लाइनर के तौर पे आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये भी जो भी उत्तराखंड के प्रमुख वैद्य हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमने उत्तराखंड की एक नई एप्लीकेशन भी बनाई हुई है, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक नाम से। तो आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर जल्द ही हमारा एक टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट्स का बैच भी शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो डायरेक्टली आपको क्या क्या किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर आपको जो भी व्यक्ति या वैद्य हैं उनसे संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तराखंड के प्रमुख वैद्यों के अंतर्गत हम सबसे पहले दोस्तों कुमाऊं के प्रमुख वैद्य के बारे में बात करते हैं। आपको पता है वैद्य यानी कि दोस्तों चिकित्सक। प्रेजेंट टाइम पे हम जिसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, तो प्राचीन समय पे हमारे डॉक्टर्स होते नहीं थे, तो उस टाइम पे हमारे वैद्य चलते थे। जो खानदानी पेशा होता था वैद्यों का, जड़ी बूटी के आधार पर, जैसे कोई बीमार हो जाता था तो जड़ी बूटियों के आधार पर, नाड़ी ज्ञान के आधार पर, या जैसे आपके कमर में चोट लग गई तो नस उतारने के आधार पर, मंत्रों के आधार पर वहाँ पे क्या किया जाता था, इलाज या फिर उपचार किया जाता है। यानी कि चिकित्सा प्रणाली के ही अंतर्गत या स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत ही हम वैद्यों को शामिल करते हैं। और कुमाऊं में वैद्य स्रोतों का अभाव वैसे पाया जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे जो प्रमुख हमारे वैद्य हुए थे उनके बारे में हमने बात करनी है, क्योंकि अजय राउत जी की किताब में दिया गया है तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बने रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं उत्तराखंड के या कुमाऊं के प्रमुख वैद्य हैं कौन कौन। ठीक है, एक नाम तो आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, लोकरत्न पंत। लोकरत्न पंत, जिन्हें हम गुमानी पंत के नाम से भी जानते हैं, इन्हें भी वैद्य राज के रूप में जाना जाता है। वैसे दोस्तों हम लोकरत्न पंत जी को एक प्रमुख कवि के रूप में जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुमाऊं के प्रथम कवि के रूप में लोकरत्न पंत जी को या गुमानी पंत को जाना जाता है। लेकिन कवि होने के साथ साथ दोस्तों क्या थे, वैद्य भी थे, क्योंकि इनका खानदानी पेशा क्या था, वैद्यगिरी का था। ठीक है, लोकरत्न पंत या गुमावनी पंत के साथ साथ दोस्तों हमारा गौरी दत्त पांडे, गौरी दत्त पांडे का संबंध भी किससे था, ये भी दोस्तों वैद्य थे। और आपने बहुत बार एक प्रश्न पढ़ा होगा एग्जाम में कि उत्तराखंड में गौरदा नाम से किसे जाना जाता है, तो इन्हीं गौरी दत्त पांडे जी को गौरदा नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इसी के साथ साथ रामदत्त पंत जी का संबंध भी किससे है, वैद्यगिरी से। रामदत्त पंत भी वैद्य थे। और भोला दत्त पांडे, अगले हमारे कौन, भोला दत्त पांडे। तो भोला दत्त पांडे भी हमारे वैद्य हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अनूप सिंह, अनूप सिंह जी भी वैद्य हैं। और मोतीलाल सनवाल, मोतीलाल सनवाल, इनका भी संबंध दोस्तों वैद्य से है। और सीतावर पंत, कौन, सीतावर पंत, ये इनका संबंध भी वैद्य से है। और अगले हमारे और लास्ट कुमाऊं के वैद्य अगर हम पढ़ने वाले हैं, माधवानंद, माधवानंद लोहनी जी के बारे में। तो ये हमारे क्या थे, प्रमुख कुमाऊनी के वैद्य थे, जिनके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ने हैं। और इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में ही हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि के रूप में जाने जाने वाले लोकरत्न पंत या गुमानी पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है लोकरत्न पंत जी को, जिन्हें गुमानी पंत के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 27 फरवरी 1790 को काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में हुआ था। कब हुआ था, 27 फरवरी 1790 को। और मूल रूप से दोस्तों इनका संबंध माना जाता है कहाँ से, पिथौरागढ़ जनपद से ये संबंधित माने जाते हैं। और पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत भी दोस्तों जो हमारा गंगोली घाट वाला एरिया है, उपराड़ा जो गाँव पड़ता है गंगोली घाट के आसपास में, वहीं से हमारे लोकरत्न पंत गुमानी जी के पूर्वज इसी के मूल निवासी थे, मतलब उपराड़ा क्षेत्र के मूल निवासी थे। इसी कारण इनका मतलब मूल रूप से पिथौरागढ़ जनपद से ही संबंधित माने जाते हैं। अब लोकरत्न गुमानी पंत जी के बारे में थोड़ा सा जाने दोस्तों, तो इन्हें लोकनाथ या लोकरत्न नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्र राजाओं के राजवैद्य भी रह चुके हैं। और इसी के साथ साथ गुमान सिंह के दरबार में, जो कि चंद्र राजाओं के अधीन ही शासन करते थे, उनके दरबार में भी ये राजवैद्य रह चुके थे। इसी के साथ साथ ये कवि के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। और आप लोगों ने एक पॉइंट हमेशा दोस्तों पढ़ा होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इन्हें
कुमाऊं के प्रथम कवि के रूप की उपाधि दी गई, यानी कि कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि या कुमाऊं के प्रथम कवि कहा गया किसके द्वारा, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा इन्हें, ठीक है। इन्हें मुख्यतः दोस्तों खड़ी बोली के कवि के रूप में भी जाना जाता है, और खड़ी बोली के साथ साथ ही दोस्तों इन्हें संस्कृत, नेपाली और कई भाषाओं के ज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है। गुमानी पंत जी के पिताजी का नाम था देवनिधि पंत जी, और इनकी माता जी का नाम था दोस्तों देवमंजरी। इतने पॉइंट आपको फिलहाल यहाँ से याद रखने हैं। तो कुमाऊनी भाषा के प्रथम कवि कौन जाने जाते हैं, लोकरत्न पंत, जिन्हें गुमानी पंत के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हीं गुमानी पंत को दोस्तों हिमाड़ पंत के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हें हिमाड़ पंत के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी भी दोस्तों एक हमारी स्टोरी है। एक हमारे व्यक्ति होते हैं दोस्तों, कौन, मोहन चंद्र पंत जी। इनके बारे में आपको याद रखना है, मोहन चंद्र पंत जी पंतों की वंशावलियों का संकलन करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है, पुरुष नामक ग्रंथ। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुष नामक ग्रंथ किसने लिखा है, ये लिखा है मोहन चंद्र पंत जी ने। और इन्होंने कहा है, इन्होंने मतलब पंतों की वंशावलियों का संकलन किया है, और इसी संकलन के आधार पर हम मानते हैं कि गुमानी या लोकरत्न पंत जी का जो मूल निवास था वो कहाँ था, उपराणा नामक ग्राम में था, जो कि कहाँ पड़ता है, गंगोली हाट के आसपास पड़ता है, दसाई थल के आसपास में, बेरीना पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत। तो मोहन चंद्र पंत जी का कहना है दोस्तों कि आज से लगभग 14वीं सदी के आरंभ में पंडित जयदेव पंत नामक एक व्यक्ति महाराष्ट्र के हिम्बरा प्रदेश से कहाँ पे आया था, बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा पे आया था, और बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा आने के पश्चात वो यहीं पर दोस्तों गंगोली हाट के आसपास वाले एरियाओं में बस गया। और पंडित जयदेव पंत जी के ही वंशज के रूप में हम गुमानी पंत को जानते हैं, और इसी कारण दोस्तों महाराष्ट्र के हिम्बरा प्रदेश से होने के कारण लोकरत्न पंत जी को हिमाड़ पंत भी कहा जाता है। तो हिमाड़ पंत किसका नाम है पूछा जा सकता है, तो गुमानी पंत जी का है, लोकरत्न पंत जी का ही नाम है हिमाड़ पंत, ठीक है। और मूल रूप से गंगोली हाट के दसाई थल वाले एरिया में रहते थे। तो जो भी गंगोली हाट के पंत है ना, वो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो गंगोली हाट के पंत वहाँ पे निवास करते हैं, वह कहाँ से आए थे, महाराष्ट्र के हिम्बरा प्रदेश से आए थे। ये भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे पहले कौन आए थे, वो आए थे जयदेव जोशी जी। ये कहा है पंतों की वंशावलियों का संकलन करने वाले मोहन चंद्र पंत जी ने। और इन्हें दोस्तों लक्ष्मी नंदन पंत के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मूल रूप से कहा जाता है कि लोकरत्न पंत जी का नाम या गुमानी पंत जी का मूल नाम क्या था, लक्ष्मी नंदन पंत था, लेकिन इन्हें गुमानी नाम से काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं कि लोकरत्न पंत का मूल नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी नंदन पंत लोकरत्न पंत का मूल नाम था। अब लोकरत्न पंत या गुमानी पंत जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी रचना के बारे में बात करें, जो आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है ज्ञान भेषज मंजरी। ज्ञान भेषज मंजरी, ये एक ही किताब है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया। ज्ञान भेषज मंजरी इनकी क्या है, सबसे प्रमुख रचना है। इसी के साथ साथ दोस्तों राम महिमा वर्णन, गंगा शतक, कृष्णाष्टक, चित्र पद्यावली, रामाष्टक, शतोपदेश, नीति शतक, राम नाम पंच पंचाशिका, ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं, लोकरत्न पंत या गुमानी पंत जी की है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों कालिकाष्टक नामक एक रचना भी किसकी है, गुमानी पंत जी की है। अंग्रेजी राज्य वर्णनम, ये रचना भी गुमानी पंत जी की है। समस्या पूर्ति नामक एक रचना है, ये भी गुमानी पंत जी की है। दर्जन दूषण नामक रचना है, ये भी गुमानी पंत जी की है। गंगा शतक और राम विनय, ये सारी रचनाएं दोस्तों हमारी किसकी हैं, लोकरत्न पंत या गुमानी पंत जी की ही हैं। और चित्र पद्यावली और कृष्णाष्टक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये रचनाएं आपको याद नहीं चाहिए, और खासकर ज्ञान भेषज मंजरी रचना गुमानी पंत या लोकरत्न पंत जी की है। अगला प्रश्न है कि गुमानी पंत के पूर्वज किन राजाओं के राजवैद्य थे। तो गुमानी पंत के जो पूर्वज थे दोस्तों, वह चंद्रवंशी राजाओं के राजवैद्य थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो गुमानी पंत के दादाजी थे या पितामह थे, जिनका नाम था क्या, पुरुषोत्तम पंत, वह रुद्रचंद के दरबार में क्या थे, राजवैद्य थे, और रुद्रचंद के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो ये जो गुमानी पंत जी थे, अपने दादा या पितामह पुरुषोत्तम पंत जी के साथ ही रहते थे, और इन्हीं से इन्होंने वैद्य शिक्षा का ज्ञान भी लिया था, और इसी के साथ साथ इन्होंने अनेकों भाषाओं का ज्ञान भी लिया। इसके पश्चात इन्होंने कवि के रूप में अपनी छाप छोड़ी। इसी कारण दोस्तों सर जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि भी कहते हैं, या फिर खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में भी लोकरत्न गुमानी पंत को ही जाना जाता है। स्टार्टिंग समय पे इन्हें कई राजाओं ने भी दोस्तों आश्रय दिया था अपने दरबार में। तो किन किन राजाओं ने इन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया था, ये क्वेश्चन है कि वैद्यराज लोकरत्न पंत ने किन किन राजाओं के दरबार में आश्रय प्राप्त किया था। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने आश्रय प्राप्त किया था काशीपुर के राजा गुमानी सिंह के दरबार में। अब काशीपुर के राजा थे गुमानी सिंह, और ऐसा कहा जाता है कि काशीपुर के राजा गुमानी सिंह ने ही दोस्तों लोकरत्न पंत या फिर लक्ष्मी नंदन पंत से प्रसिद्ध प्रसन्न होकर इन्हें गुमानी की उपाधि दी थी, और तभी से इन्हें गुमानी पंत के नाम से भी जाना जाता रहा है। मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न बनाया, देखिए लोकरत्न पंत का मूल नाम लक्ष्मी नंदन पंत था, तब तक इन्हें कभी कभी लोकरत्न पंत के नाम से भी जानते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने काशीपुर के राजा गुमानी सिंह के दरबार में कुछ समय तक आश्रयदाता के रूप में कार्य किया, या
गुमानी के दरबार में रहे थे कुछ टाइम उनके राजकवि के रूप में, तो गुमानी के द्वारा ही या गुमानी सिंह के द्वारा ही इन्हें गुमानी की उपाधि दे दी गई और तभी से लोकरत्न पंत या लक्ष्मी नंदन पंत हमारे गुमानी पंत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तो गुमानी किसका उपनाम है, एक बार प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो लोकरत्न पंत या लक्ष्मी नंदन पंत जी का ही प्राचीन मतलब उपनाम है क्या हमारा गुमानी। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि वैद्यराज लोकरत्न पंत ने किन किन राजाओं के दरबार में आश्रय प्राप्त किया था। तो काशीपुर के राजा गुमानी सिंह के राजकवि रहे थे सबसे पहले काशीपुर के राजा गुमानी सिंह के राजकवि रहे थे। उसके बाद में नाहन राजा फतेह प्रकाश के दरबार में भी रहे थे। इसी के साथ साथ दोस्तों पटियाला के राजा श्री कर्ण सिंह के दरबार में भी कुछ समय तक रहे थे। अलवर के राजा श्री बनेश सिंह के दरबार में भी रहे थे और सुदर्शन शाह के दरबार में भी दोस्तों कुछ समय तक यह रहे थे। ठीक है, तो इन राजाओं के दरबार में इन्होंने आश्रय प्राप्त किया था और अपने जीवन के अंतिम समय में दोस्तों फिर ये ज्यादातर साधु वेश में गुफाओं में ही निवास करते थे। ठीक है, और सत्यनारायण कथा का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद भी किसने कराया था, वैद्यराज लोकरत्न पंत या गुमानी पंत ने कराया था। क्या याद रखना आपको, सत्यनारायण कथा का कुमाऊनी अनुवाद किसने कराया था, गुमानी पंत जी के द्वारा ही कराया गया था। इतने पॉइंट आपको गुमानी पंत या लोकरत्न पंत जी से याद रखने हैं। अब एक से दो पॉइंट और है दोस्तों कि इनके प्रथम पूर्वज जो यहाँ पे आए थे कौन थे, वो थे जयदेव पंत जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इनका पूरा नाम लक्ष्मीनंदन पंत था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इनका दादाजी का नाम पुरुषोत्तम पंत था जो कि चंद्र राजाओं के क्या थे, वैद्य थे और रुद्रचंद ने इन्हें सम्मानित भी किया था। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था देवनिधि पंत। देवनिधि पंत इनके पिताजी का नाम था जो कि नेपाल नरेश के राज्य वैद्य थे। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था, देवमंजरी था। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इनके दोस्तों दो विवाह थे ऐसा माना जाता है और इनके दो पुत्र थे रामदत्त और गंगादत्त नाम से, और एक इनकी पुत्री भी थी। इसी के साथ साथ गुमानी पंत ने चंद राजाओं के वंशज काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में सबसे पहले आश्रय प्राप्त किया था और इसी गुमान सिंह ने इन्हें गुमानी की उपाधि से भी नवाजा था और ये टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। अब दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से है कि रेवादत्त उप्रेती जी ने गुमानी की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है। तो रेवादत्त उप्रेती जी ने गुमानी की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति के नाम से किया है और सन 1894 में ही दोस्तों अल्मोड़ा से गुमानी की रचनाओं का प्रथम संकलन रेवादत्त उप्रेती जी ने किया था। किस नाम से किया था, गुमानी नीति के नाम से किया था। इसके बाद में दोस्तों गुमानी पंत जी की रचनाओं का दूसरा संकलन संस्कृत एवं भाषा काव्य को रामजे कॉलेज या रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में संस्कृत के अध्यापक देवीदत्त पांडे जी के द्वारा 1897 में इटावा से प्रकाशित किया गया। तो सबसे पहला संकलन गुमानी नीति के नाम से 1894 में रेवादत्त उप्रेती जी ने संकलित किया था। दूसरा संकलन किसने संकलित किया था या प्रकाशित किया था, तो देवीदत्त पांडे जी ने 1897 में इटावा से दूसरा संकलन प्रकाशित किया था इनका संस्कृत एवं भाषा काव्य के संदर्भ में। उसके बाद में अगला जो संकलन था दोस्तों वह कैलाश चंद्र लोहनी जी ने प्रकाशित किया था सन 1997 में। तो कैलाश चंद्र लोहनी ने गुमानी पंत के सभी ग्रंथों का प्रकाशन किस नाम से किया था, तो गुमानी ग्रंथावली के नाम से इन्होंने 1997 में गुमानी पंत के ग्रंथों का प्रकाशन किया था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गुमानी पंत जी से संबंध में। और जो कैलाश चंद्र लोहनी जी थे इन्होंने टनकपुर से दोस्तों जो टनकपुर में उस टाइम पे राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में प्रधानाचार्य थे और वहाँ से इन्होंने गुमानी ग्रंथावली के नाम से 1997 में इनके अब तक के उपलब्ध साहित्य का प्रकाशन भी करवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने लगभग जितने भी पॉइंट थे हमारे गुमानी पंथ से संबंधित लोकरत्न पंथ से संबंधित वो हमने बात कर लिया है जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते थे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी दोस्तों क्या, ज्ञान भेषज मंजरी। और सभी रचनाएं भी मैंने आपको बता दी, जगन्नाथाष्टक ये भी इनकी एक प्रमुख रचना है, राम महिमा वर्णन, कालिकाष्टक, ठीक है, नीति शतकोपदेश, राम विषय विज्ञप्ति सार, ज्ञान भेषज मंजरी, तत्वबोधिनी पंचाशिका, चित्र पद्यावली, गंगा शतक, राम सहस्त्र गढ़ दंडक, ये इनकी कुछ क्या थी प्रमुख रचनाएं थी, आपको याद रखनी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों गुमानी पंत जी ने तिथि निर्णय, आचार निर्णय और असौच निर्णय नामक 3 ग्रंथ भी लिखे थे। ठीक है, तो कौन कौन से, तिथि निर्णय, आचार निर्णय और असौच निर्णय नामक 3 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे और इनके द्वारा कई हिंदी, कुमाऊनी और नेपाली रचनाओं का अनुवाद भी कराया गया था और हिंदी, कुमाऊनी और नेपाली रचनाओं की रचनाएं भी रचित की गई थी गुमानी पंत जी के द्वारा। तो इतने फैक्ट आपको गुमानी पंत जी से मोटे मोटे याद रखने हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले हमारे वैद्य हैं कौन, वैद्य गिरी गौरीदत्त पांडे के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गौरीदत्त पांडे जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये भी क्या थे, एक प्रसिद्ध वैद्य थे जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, देहरादून में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसके द्वारा अल्मोड़ा में संजीवन औषधालय खोला गया था। तो अल्मोड़ा में संजीवन औषधालय दोस्तों वैद्य गौरीदत्त पांडे जी के द्वारा खोला गया था और इन्हीं गौरीदत्त पांडे जी का उपनाम क्या है दोस्तों, गौरदा है। तो अगला प्रश्न यह उत्तराखंड में गौरदा नाम से किसे जाना जाता है, तो गौरीदत्त
पांडे जी को दोस्तों गौरता नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देहरादून में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था क्या? जमुना दत्त। इनके पिताजी का नाम था, जो कि क्या थे? वैद्य का काम करते थे, और अपने पिताजी से ही दोस्तों इन्होंने वैद्यगिरी का काम सीखा था। और मूल रूप से जो हमारे गौरी दत्त पांडे जी थे, इनका संबंध कहाँ से था? अल्मोड़ा के त्यूनोरा गांव से इनका संबंध था। और गौरी दत्त पांडे जी कहते हैं कि जो इनके दादाजी थे या पितामह थे, वह श्री विश्वेश्वर देहरादून के गुरु राम राय तथा राजा लाल सिंह के प्रधान वैद्य भी रह चुके थे। यानी कि जो इनके दादाजी थे वह भी वैद्य थे, इनके पिताजी भी वैद्य थे, और ये भी फिर बाद में जाके वैद्य हुए। इसी कारण गौरदा नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने संजीवन औषधालय खोला था, कहाँ पे? अल्मोड़ा में। इंपोर्टेंट है प्रश्न। अगला दोस्तों, उत्तराखंड में कविराज नाम से किसे जाना जाता है? तो कविराज नाम से दोस्तों उत्तराखंड में राम पंत को जाना जाता है, रामदत्त पंत जी को जाना जाता है, ठीक है। और रामदत्त पंत जी मूल रूप से क्या थे दोस्तों? मूल रूप से ये वैद्य थे, और पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में एक प्रसिद्ध वैद्य के रूप में इसे जाना जाता है। इसी कारण इन्हें कविराज नाम भी दिया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कविराज किसका उपनाम है? तो रामदत्त पंत वैद्य जी का उपनाम है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? रानीखेत में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने दोस्तों अपना एवी प्रेस खोला था, जहां से इन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित किया था, और कविराज इनका उपनाम है। अनेकों कविताएं भी इन्हें लिखी थी। अगला है हमारा वैद्य दोस्तों, कौन? वैद्य भोलादत्त पांडे जी। वैद्य भोलादत्त पांडे जी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वैद्य होने के साथ साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, जिनका जन्म 1908 में दोस्तों ग्राम पथुली ताड़ीखेत जिला अल्मोड़ा में हुआ था। इसी के साथ साथ इन्होंने चरक सुश्रुत की, माधव निदान, अष्टांग और आयुर्वेद योग की शिक्षा भी ग्रहण करी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने कराची, मुंबई, आसाम का दौरा भी किया था, और असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय थे। इसी कारण भोलादत्त पांडे जी को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ आयुर्वेदाचार्य और अग्रणी समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1908 में कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत के ग्राम पथुली में हुआ था। इनके द्वारा दोस्तों अल्मोड़ा में 1948-49 में वैद्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुमाऊं में सबसे पहले वैद्य सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो 1948-49 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो वैद्य भोलादत्त पांडे जी के द्वारा किया गया था। या फिर अल्मोड़ा में वैद्य सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1948-49 में सबसे पहले वैद्य भोलादत्त पांडे जी के द्वारा किया गया था, 1948-49 के समय पे, जिसमें दोस्तों पार्वत्य औषधि तंत्र का मान रखते हुए जो उस टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष थे, श्री अनंत सैनम आयंगर ने इन्हें स्वर्ण पदक और आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान से भी सम्मानित किया था। तो अगला प्रश्न यही से बनता है कि उत्तराखंड के किस वैद्य को स्वर्ण पदक एवं आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वैद्य भोलादत्त पांडे जी को स्वर्ण पदक और आयुर्वेद बृहस्पति सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है वो सारे मैंने यहाँ पे आपके जो भी वैद्य थे उनके बारे में जोड़ दिया है। अनूप सिंह जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वैद्य थे। भोलादत्त पांडे जी भी वैद्य थे, रामदत्त पंत जी भी वैद्य थे, गौरीदत्त पांडे जी भी वैद्य थे, मोतीराम सनवाल जी भी वैद्य थे, सीतावर पंत जी भी वैद्य थे, और माधवानंद लोहनी जी का संबंध भी वैद्य या वैद्य चिकित्सक से माना जाता है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से किसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये वैद्य थे, ठीक है। वैद्य होने के साथ साथ कुछ लोग इसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, कुछ लोग इसमें कवि भी थे। अगले बात करते हैं दोस्तों, अगले जो हमारे वैद्य हैं वह है मोतीराम सनवाल जी। कौन? मोतीराम सनवाल जी। मोतीराम सनवाल जी को दोस्तों वैद्यकीय ज्ञान के धनी के रूप में भी जाना जाता है। इसी कारण वैद्य मोतीराम सनवाल जी को वैद्य राज नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में किसे वैद्य राज नाम से जाना जाता है? तो वैद्य मोतीराम सनवाल जी को वैद्य राज नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्हें वैद्यकीय ज्ञान के धनी व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, जिनका जन्म सन 1901 में अल्मोड़ा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों वैद्य प्राणनाथ सनवाल। वो भी एक ज्ञानी व्यक्ति थे और वैद्यकी का उनको भी बेहतरीन ज्ञान था। अपने पिताजी से ही इन्होंने वैद्यगिरी का ज्ञान सीखा था, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में एक पंजीकृत वैद्य के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके द्वारा 12 नवंबर 1940 के आसपास में दोस्तों जगदीश फार्मेसी के नाम से वैद्यकीय का कार्य अल्मोड़ा में शुरू किया गया था। तो अगला प्रश्न हमारा यही बन सकता है कि जगदीश फार्मेसी के नाम से अल्मोड़ा में वैद्यकीय का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो वो थे हमारे वैद्यराज श्री मोतीराम सनवाल जी, ठीक है। और आज भी ये जो हमारा जगदीश फार्मेसी करके है वह त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास में अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था, और ये अध्यापन कार्य भी करते थे, ठीक है। और नाड़ी ज्ञान के लिए बेहतरीन वैद्य के रूप में भी वैद्यराज सनवाल जी को जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो नब्ज की से ही बीमारी महसूस करके बता देते कि किसको क्या बीमारी हुई है, ठीक है। तो इतना अच्छा नाड़ी ज्ञान के वेत्ता के रूप में इन्हें जाना जाता था। एट लास्ट में 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला है समस्त रोग परमेहयम
किसकी पुस्तक है। मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे वैद्यराज मोतीराम सनवाल जी थे, इनको भी दोस्तों क्या था, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इसी के बाद अगले हमारे वैद्य हैं वैद्य सीतावर पंत जी, जिनकी पुस्तक है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों क्या, समस्त रोग परमेय हयम। ठीक है, परमेय हयम इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्टली कि समस्त रोग प्रमेय हयम किसकी पुस्तक है, तो वो है दोस्तों वैद्य सीतावर पंत जी की। ठीक है, अब वैद्य जो सीतावर पंत जी थे, ये वैद्य तो थे ही थे, वैद्य होने के साथ साथ ही ये क्या थे, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इनका जन्म भी दोस्तों सन 1900 में अल्मोड़ा जनपद में हुआ था और अल्मोड़ा के दनिया नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्हें आयुर्वेद का बृहद ज्ञान था। आयुर्वेद के वैद्य के रूप में वैद्य सीतावर पंत जी को जाना जाता है और आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है क्या, समस्त रोग परमेय हयम। अगला हमारा जो वैद्य हैं दोस्तों वो है माधवानंद लोहनी जी। इनका संबंध कहाँ से है, अल्मोड़ा जनपद से है। ठीक है, अगर हम माधवानंद लोहनी जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1904 में अल्मोड़ा के ताकुला में हुआ था। ठीक है, और इन्हें भी एक प्रसिद्ध वैद्य के रूप में जाना जाता है और इन्होंने अपना वैद्य का या वैद्याचार्य का ज्ञान दोस्तों राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पीलीभीत से प्रदान प्राप्त किया था। ठीक है, अब इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हल्द्वानी में माधव औषधालय किसके द्वारा खोला गया था, तो 1954 में दोस्तों हल्द्वानी में माधव औषधालय माधवानंद लोहनी जी के द्वारा खोला गया था। क्या माधव औषधालय हल्द्वानी में किसके द्वारा खोला गया था, तो ये 1954 में माधव औषधालय माधवानंद लोहनी जी के द्वारा ही खोला गया था, जिनका संबंध अल्मोड़ा से ही था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है नैनीताल तथा हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय किसके द्वारा खोला गया था, तो नैनीताल तथा हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय दोस्तों वैद्य सीतावर पंत जी के द्वारा खोला गया था, जिनकी प्रमुख रचना थी क्या, समस्त रोग प्रमेय हयम। ठीक है, और नैनीताल में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय कब खोला गया था, 1925 में खोला गया था। और हल्द्वानी में कब खोला गया दोस्तों, हल्द्वानी में 1926 में खोला गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड के जितने भी हमारे प्रसिद्ध वैद्य थे इनके बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया है और ये क्वेश्चन पढ़ने हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट थे क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अजय रावत जी की किताब कितनी महत्वपूर्ण है। तो अजय रावत जी की किताब में स्पेशली ये हमारे वैद्य दिए गए थे और हमने वैद्यों से संबंधित सभी प्रश्नों के बारे में भी बात कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आगे के जो बचे हुए टॉपिक हैं अजय रावत जी की किताब के जो हमने अपनी सीरीज में पहले नहीं करवाए थे तो धीरे धीरे उन्हें भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में लेकर आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।